नमस्कार सभी बच्चों को। आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस नए YouTube चैनल स्टूडेंट्स अड्डा पर। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स, जिसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। सीबीएसई बोर्ड में इसे चैप्टर 1 में रखा गया है और वहाँ इसका यही नाम है, रेस्ट एंड मोशन। और आईसीएसई बोर्ड में इसे चैप्टर 2 में रखा गया है, मोशन इन वन डायमेंशन के नाम से। मोशन इन वन डायमेंशन को हम एक और नाम से जानते हैं, काइनेमैटिक्स। तो आज हम लोग यही टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपने पेन और कॉपी लेकर के बैठें और आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन। आज के इस पहले लेक्चर में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में, फिर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो सभी बच्चे फटाक से तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। रेस्ट, सबसे पहला हेडिंग हमारा रेस्ट है। रेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। सपोज ये हमारी कार है और ये पोजीशन ए पर इस समय में मौजूद है, यानी कि समय कितना हो रहा है, 10 बज रहे हैं। किस पोजीशन पर है ये कार, ए पर है। अब 1 घंटा बीता, आफ्टर 1 आवर समय कितना हो गया, 11। यानी ये पहले समय था T1, ये दूसरा समय हो गया 11, 1 घंटे के बाद। लेकिन कार का जो पोजीशन था वो ए का ए पर ही रहा, यानी कार का पोजीशन नहीं बदला समय के साथ। तो जब वस्तु का पोजीशन, यानी कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं बदले समय के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में होगा, रेस्ट में होगा। यानी यहाँ कार किस में होगा, रेस्ट में होगा। और कार अगर रेस्ट में है तो सभी बच्चे जानते हैं कि इस कार की जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change continuously with time, it is called rest। यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर समय के साथ नहीं बदले तो वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में होगा, रेस्ट में होगा, यानी कि रेस्ट वाले पोजीशन में होगा। अब हम लोग मोशन के बारे में जानते हैं। तो इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हमारी कार है, अभी समय हो रहा है 10 ही ले लेते हैं, सुबह के 10 बजे हैं। पोजीशन ए पर है, 1 घंटा बीता, आफ्टर 1 आवर। सभी बच्चे जानते हैं 1 घंटे के बाद 11 बज जाएगा। तो T2 इज इक्वल्स टू 11 AM। पहले समय था 10, उसको हमने नाम दिया T1 से। अब समय हो गया 11, उसको हमने नाम दिया T2 से। और ये कार हमने देखा कि A से B पर आ गई। ये कार A से कहाँ आ गई, B पर आ गई। तो कार की पोजीशन बदली है समय के साथ। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल जाए समय के साथ तो वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो स्पीड होना तय है, यानी कि यहाँ पे स्पीड होगी, कुछ भी हो सकती है, 10, 5, 6, कुछ भी। हम एक सपोज कर लेते हैं कि इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका डेफिनेशन, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes continuously with time, it is called motion। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ बदले तो वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में होगा, मोशन में होगा। सभी को समझ में आ गया रेस्ट और मोशन। अब हम लोग आते हैं फिजिकल क्वांटिटी पर। फिजिकल क्वांटिटी पर तो अब हम लोग हेडिंग देंगे फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी किसे बोला जाता है? वैसी क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। जैसे हम लोग किसको किसको मेजर करते हैं? हम लोग लंबाई मेजर करते हैं यानी लेंथ मेजर करते हैं, वजन मेजर करते हैं यानी कि मास मेजर करते हैं, समय मेजर करते हैं यानी कि टाइम मेजर करते हैं। तो ये सारी क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity. The quantity which can be measured is called physical quantity. एग्जाम्पल में लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा। अब फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप्स होता है। फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप्स होता है, तीन है लेकिन हम लोग को अभी दो ही पढ़ना है। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। और एक और होता है टेंसर क्वांटिटी, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसे क्लास 11 में पढ़ना है, इसलिए अभी हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को ही डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है बच्चों वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल वैल्यू हो, डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। फिलहाल स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा कि जिसके पास केवल वैल्यू हो। वैल्यू से हमारा मतलब है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। इसका डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अ फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude but no direction is called scalar quantity। एग्जाम्पल में डिस्टेंस, स्पीड, अब डिस्टेंस और स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है बच्चों? क्योंकि डिस्टेंस के पास केवल वैल्यू होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब ये कैसे, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट, ये सभी को पता है। ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कह देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। समझ में आया सभी को? अब देखिए हम एक रोड बनाते हैं अपने से, जैसे ये एक रोड है हमारे पास इस तरह का। ये हमारे पास रोड है और ये कहाँ से कहाँ तक का रोड है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये यहाँ पे हमारा घर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा घर है और यहाँ पे हमारा स्कूल है। और हमारे घर से लेके स्कूल तक का जो रोड है कुछ इस तरह से। हमने साइकिल लिया या कार ही ले लेते हैं, कार लिया और स्कूल के लिए निकला। यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले लेते हैं 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले लेते हैं 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले लेते हैं 3 मीटर। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं इस रोड का लंबाई कितना है, यानी कितना डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस हम निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 + 4 + 4 + 3 + 2 + 3, यानी 21 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है। यानी इस कार को स्कूल पहुंचने के लिए टोटल कितना मीटर चलना पड़ेगा? 21 मीटर। अब गौर करो बच्चों, ये कार अभी जा रही है ऐसे, यानी इस तरफ जा रही है सीधा।
सीधा जो जा रही है तो किधर जा रही है, ईस्ट की तरफ। फिर ऐसे हो गई, इधर जाएगी तो इधर जाएगी, तो किधर जाएगी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। फिर ऐसे जाएगी इस तरह, तो किधर जाएगी, साउथ ईस्ट की तरफ। फिर सीधा जाएगी तो ईस्ट हो गया, वापस से फिर इधर जाएगी तो फिर साउथ ईस्ट हो गया, और फिर ऐसे जाएगी तो फिर किधर जाएगी, ईस्ट की तरफ। यानी इस कार को बहुत बार डायरेक्शन बदलना पड़ रहा है, ये कार कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं चल रही है। यानी इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कार को कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं मिला है। कार बस इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, कार इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक डायरेक्शन में तो चल नहीं रही है, ये तो पक्का है। कार बहुत बार डायरेक्शन बदल रही है, समझ में आ रहा है सभी को। यानी कि कार को अगर घर से स्कूल पहुंचना है तो बहुत बार डायरेक्शन बदला रहा है, ठीक है, बहुत बार डायरेक्शन बदल रहा है। तो कार एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं चल रही है, इसलिए कार की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग लिख सकते हैं मेजर करके, बट कार कितने बार किस डायरेक्शन में चली है वो लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बार डायरेक्शन बदला गया है, ठीक है। तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए हमने बोला डिस्टेंस को क्या, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि केवल मैग्नीट्यूड हो सकता है लेकिन डायरेक्शन नहीं हो सकता है। डायरेक्शन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अभी डायरेक्शन ईस्ट है, फिर डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, फिर हो गया साउथ ईस्ट, फिर हो गया ईस्ट, फिर हो गया वापस से साउथ ईस्ट, और फिर हो गया ईस्ट। यानी कि बहुत बार इसने डायरेक्शन बदला है, कोई फिक्स डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं किया। इस वजह से डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, हम लोग केवल और केवल डाल सकते हैं तो मैग्नीट्यूड डाल सकते हैं। तो यही 21 मीटर जो है हमारा, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोल दिए, वैल्यू। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी इसके पास केवल वैल्यू हो, डायरेक्शन नहीं, या डायरेक्शन बताना पॉसिबल नहीं हो, या बहुत सारा डायरेक्शन हो, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हो, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी उसे कहा जाता है इसके पास वैल्यू भी हो और डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन कैसी डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि बहुत सारी डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction is called vector quantity। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, etc। अब देखिए इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोला गया, ठीक है। तो हम लोग एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाते हैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑरिजिन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ये हुआ हमारा एक्स डैश, ये हुआ हमारा वाई एक्सिस। अब इसका मतलब समझो, इस पूरे लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे, लेकिन ओरिजिन से लेकर के इधर वाला तक जो होगा लाइन, इसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बहुत को पता भी होगा। और ओरिजिन से लेकर के इधर वाला जो लाइन होगा ये कहलाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में इसको लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, ओ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ओ वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओ वाई डैश नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आया सभी को। दूसरी बात, ये जो पूरी की पूरी वर्टिकल लाइन है वाई वाई डैश, ये वाई वाई डैश, ये कंप्लीट वाई एक्सिस कहलाएगी। और ये जो पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्स डैश, ये कंप्लीट एक्स एक्सिस कहलाएगी। और यहाँ पे जो ओ है उसको हम लोग क्या चीज़ का नाम दिए हैं, ओरिजिन का।
समझ में आया सभी को? तो अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। ठीक है, यहाँ पे हमारी कार है, एकदम ओरिजिन पर है हमारी कार। कार हमारी कहाँ पर है? ओरिजिन पर। उसको यहाँ पहुँचना है। यहाँ से यहाँ तक हमारी कार 10 मीटर का दूरी ट्रेवल कर रही है। ये कार को यहाँ से यहाँ पहुँचना है। इस कार को यहाँ से यहाँ पहुँचना है। वो टोटल कितना डिस्टेंस चल रही है? 10 मीटर का। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 10 मीटर। डायरेक्शन भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कार इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। टुवर्ड्स एक्स एक्सिस हमारा डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 10 मीटर। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। ठीक है, तो ये जो 10 मीटर होगा इसको हम डिस्टेंस ना बोल करके क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का दूरी ही है। ठीक है, डिस्टेंस ही है, लेकिन ये एक ऐसा डिस्टेंस है जिसके पास वैल्यू भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वैसा डिस्टेंस जिसके पास वैल्यू और डायरेक्शन दोनों आ जाए डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। वैसा डिस्टेंस जिसके पास केवल वैल्यू ही रहे, डायरेक्शन नहीं रहे, वो डिस्टेंस ही कहलाएगा। समझ में आई बात सबको? तो यहाँ पे 10 मीटर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 मीटर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। इसको तोड़ करके लिखते हैं, इसको लिखते हैं 10 मीटर इंटू 1 इंटू टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ये जो 10 मीटर है ये क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ किसका? डिस्प्लेसमेंट का। और ये टुवर्ड्स एक्स एक्सिस जो है ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया बच्चों सभी को? तो देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू भी मिला और डायरेक्शन भी मिला, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। सपोज कर लेते हैं कि ये कार चल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, तो आप बोल सकते हैं कि कार इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अब इस 50 मीटर पर सेकेंड को हम लोग स्पीड नहीं बोलेंगे। स्पीड इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको वैल्यू भी मिल रहा है और डायरेक्शन भी मिल रहा है, यानी कि स्पीड की वैल्यू तो मिल ही रही है 50 मीटर पर सेकेंड, उसके साथ स्पीड की डायरेक्शन भी मिल रही है। तो वैसी स्पीड जिसके पास हमको वैल्यू भी मिल जाए और डायरेक्शन भी मिल जाए उसको नाम बदल के हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर स्पीड ना बोल करके क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। समझ में आया सभी को? लेकिन वैसी स्पीड जिसके पास केवल वैल्यू ही हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो उस स्पीड को हम लोग स्पीड ही बोलेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। इसको भी तोड़ देते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 इंटू टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ऊपर जैसे लिखा हुआ है वैसा ही दिखेगा। ये 50 मीटर पर सेकेंड जो है ये क्या है? मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। टुवर्ड्स एक्स एक्सिस क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ गया सभी को? तो क्यों डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है? क्योंकि उसके पास डायरेक्शन और वैल्यू, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। लेकिन स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि स्पीड
के लिए जो रोड मिलता है हमको वो स्ट्रेट नहीं मिलता है, यानी एक डायरेक्शन वाला रोड नहीं मिलता है। क्योंकि इससे पहले जो हम लोग स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल लिए थे वो कुछ इस तरह का एग्जांपल था, ऐसा ऐसा ही शायद जा रहा था, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे कार चली ऐसे ईस्ट की तरफ, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट, फिर वापस से साउथ ईस्ट, फिर ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर ईस्ट। तो कार अगर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो हम लोग बोलेंगे कार 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ गई, फिर नॉर्थ ईस्ट चली आई, फिर साउथ ईस्ट चली आई, फिर वापस से ईस्ट चली आई। तो बहुत सारा डायरेक्शन हमको यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग केवल कार की स्पीड की वैल्यू बता सकते हैं, डायरेक्शन नहीं बता सकते। इसलिए स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वही स्पीड जिसके पास वैल्यू और डायरेक्शन दोनों आ जाए वो स्पीड स्पीड ना कहला के क्या कहलाती है, वेलोसिटी। समझ में आई बात सबको? अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बहुत आसान, सबको समझ में आ भी जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं। इस तरह का एक रोड है, यहाँ से यहाँ पे हमारी घर है और यहाँ पर हमारा ग्रोसरी स्टोर है या कोई भी शॉप है, शॉप, और ये हो। हम घर से निकले, और शॉप पे पहुँचे। क्या कोई फिक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं? नहीं, लेकिन हम कितना दूरी ट्रैवल किए होंगे वो बताना पॉसिबल है। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 20 मीटर, यानी हमारे घर से शॉप तक की दूरी 20 मीटर है, ये बताना पॉसिबल है। लेकिन डायरेक्शन बताना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक बार ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं, यानी कोई एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहे। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे होम से शॉप तक की दूरी का, टोटल डिस्टेंस हमारे होम से शॉप तक का कितना हो गया? 20 मीटर। ठीक है, ये तो हम लोग डिस्टेंस का बात किए। अब डिस्प्लेसमेंट का बात करना है, यानी हमको एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जो हमको डायरेक्ट घर से कहाँ पहुँचाए? शॉप पे पहुँचाए। ठीक है, वो भी एक फिक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए इस तरह का हमारा रोड है, ये होम है, ये शॉप है। हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, एक ऐसा रोड चूज करना है जो एक फिक्स डायरेक्शन में हो। ठीक है, देखिए ये एक रोड है हमारे पास जो हमको डायरेक्ट घर से कहाँ पहुँचाएगा? शॉप पर पहुँचाएगा। और इस रोड को हम लोग बोल सकते हैं कि ये रोड जो है किस डायरेक्शन में जा रही है? तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ऐसे जा रही है, यानी किधर जा रही है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इस रोड पर चलने वाला जो बंदा है उसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। तो अगर हम इस रोड को लेते हैं, तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? नॉर्थ ईस्ट में। समझ में आया बात सभी को? साथ साथ कुछ ना कुछ दूरी भी चलना होगा, लेकिन इतना पक्का है कि अगर ये 20 मीटर चल रहा है ये बंदा, तो यहाँ पर जो बंदा है उसको चलने में उससे ज़रूर कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 20 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 से ज़रूर कुछ कम होगी। सपोज करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 मीटर के आसपास है। तो ये जो 18 मीटर है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 18 मीटर है। समझ में आया सभी को? और डायरेक्शन क्या है इसका? डायरेक्शन
डायरेक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया बात सभी को? तो डिस्प्लेसमेंट के पास वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होता है, डिस्टेंस के पास केवल वैल्यू होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो पहला डिफरेंस हमने दिखा दिया। एक और एग्जांपल इसी तरह कर लेंगे, ये पहला एग्जांपल था हमारा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इस बार रोड ऐसा है, इस बार हमको ए से शुरू करना है और सी पर पहुंचना है। कितना डिस्टेंस चलेंगे तो लिखते हैं टोटल डिस्टेंस। यानी टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो कितना करना है, 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट में एक ऐसा रोड चूज करना है जो हमको डायरेक्ट ए से कहाँ पहुंचाए, सी पर पहुंचाए, वो भी एक फिक्स डायरेक्शन में। देखिए ये हमारा वो रोड है, ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, और ये दोनों रोड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना है, 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर, बी सी कितना है, 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ये 9 और ये 16, टोटल 25। तो हम बोल सकते हैं 25 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ए इज इक्वल्स टू बी, तो बी इज इक्वल्स टू ए बोला जा सकता है। ठीक है, 25 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 आराम से बोला सकता है। अगर ए इज इक्वल्स टू बी बोला सकता है तो बी इज इक्वल्स टू ए भी बोला सकता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 25, और स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा 25 का। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर, यानी ये दूरी कितना हो गया, 5 किलोमीटर। क्या ये दूरी एक फिक्स डायरेक्शन में है, हाँ फिक्स डायरेक्शन में, किधर है, साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 किलोमीटर। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। समझ में आ गया सभी को? अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखना है और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखना है। हमने शुरुआत किया चलना घर से और पहुंचे कहाँ, शॉप पर। घर हमारा हो गया इनिशियल पोजीशन, इनिशियल का मतलब होता है जहां हम शुरुआत करते हैं, जहां से हम शुरुआत करते हैं, और शॉप जहां हमको पहुंचना है, ये है हमारा फाइनल पोजीशन। तो जर्नी बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक के बीच का दूरी ही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो हमको एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जो हमको डायरेक्ट कहाँ पहुंचा दे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे, बिना कहीं टर्निंग लिए, यानी बिना कहीं डायरेक्शन चेंज किए। तो हम लोग बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होना चाहिए वो एक फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग गौर करें तो आपको हर जगह डिस्प्लेसमेंट का जो रोड दिख रहा होगा वो एकदम स्ट्रेट दिख रहा होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो रोड होता है वो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट ही होगा। स्ट्रेट अगर नहीं होगा तो आप डायरेक्शन नहीं बता पाइए। समझ में आ रही है बात? तो अब हम लोग लिखेंगे इसका डेफिनेशन।
ये हमारा होम हो गया और ये हमारा शॉप हो गया, या ये हमारा हो गया इनिशियल पोजीशन, जहाँ से हमको शुरुआत करना है और पहुँचना कहाँ पर है, शॉप। ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन। जर्नी बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन is called distance. Journey between initial position and final position is called distance. ये दूसरा डिफरेंस ले लेते हैं। पहला डिफरेंस में हमने एग्जांपल लिया था। एग्जांपल एक इस रोड का था और एक राइट एंगल ट्रायंगल का था। ये हमारा घर है ओम, यही हमारा इनिशियल पोजीशन था जहाँ से हमको चलना है। और ये हमारा शॉप, ठीक है, फाइनल पोजीशन ये हमारा, ये हमारा फाइनल पोजीशन होगा। एक ऐसा रोड जो हमको डायरेक्ट घर से कहाँ पहुँचाए, शॉप, बिना डायरेक्शन बदले। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, क्योंकि इस पर अगर कोई चलेगा और इस रोड पर अगर कोई चलेगा तो पक्का है कि इस रोड पे चलने वाला इंसान पहले पहुंचेगा, अगर दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तब भी, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा है वो डिस्टेंस, वो पाथ कैसा है, पाथ है स्ट्रेट लाइन। फिक्स डायरेक्शन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन and final position is called displacement. डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, और सभी जानते हैं स्केलर क्वांटिटी ये क्यों है, क्योंकि इसके पास केवल वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास वैल्यू भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वैल्यू और मैग्नीट्यूड दोनों एक ही चीज़ है। समझ में आ गई बात सभी को। अब हम लोग 2-3 एग्जांपल और करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। जैसे ये एक सर्किल है, और इसका रेडियस दिया हुआ है r। एक सर्किल है और इसका रेडियस दिया हुआ है r। यहां पर कोई इंसान चलना शुरू किया, यहां से पोजीशन ए से चलना शुरू किया और वापस ए पर पहुंचा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम जानते हैं कि सर्किल जो बना हुआ है, अगर इस बाउंड्री पर अगर कोई भी चलेगा तो उस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। यानी अगर यहाँ से कोई बंदा चलना स्टार्ट करता है और वापस यहीं पर पहुँचता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो इस सर्किल का सरकमफ्रेंस इतना दूरी वो ट्रैवल करता है।
तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि टोटल डिस्टेंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के इक्वल तभी होगा जब बंदा एक ही राउंड ले रहा है। ठीक है, अगर 2 राउंड लेगा तब तो एक बार सरकमफ्रेंस जितना होगा एक बार उसमें और उतना ही सरकमफ्रेंस वापस से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए फॉर वन रोटेशन, ये इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सब जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, 2 पाई आर। अब हमको बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जो हमको ए से ए पर ही पहुंचा दे बिना कहीं टर्निंग लिए, ऐसा कहीं कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। कहाँ चलिएगा आप, ऐसा कोई रास्ता आप नहीं बना सकते हैं। अगर वापस मान लीजिए अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ऐसे गए वापस फिर ऐसे गए, तो आप डायरेक्शन बदल दिए ना, एक बार आप साउथ में गए फिर नॉर्थ में गए, डायरेक्शन बदलना नहीं है। एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जो हमको डायरेक्ट ए से ए पर पहुंचा दे, वो रास्ता सर्किल में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करें तो वो हो जाएगा 0 मीटर। समझ में आ गया बात सभी को, ठीक है। ये पहला एग्जांपल लिया, इसको तीसरा एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 4। ये एक सेमी सर्किल है, ये इसका सेंटर है। ये रेडियस इसका आर है। यहां पर एक इंसान खड़ा है और उसको बी पर पहुंचना है इस रास्ते से, इस रास्ते से। तो कितना टोटल डिस्टेंस वो चलेगा, तो यहां से शुरू करेगा और बी पर जो पहुंचेगा तो एक बार पूरा घूमता है तो होता है 2 पाई आर, तो आधा घूमेगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 2। यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे होगा, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी वो कितना हो जाएगा, टोटल सर्किल का 2 पाई आर, यानी टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई आर। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट बताना है तो एक ऐसा रोड ढूंढना है जो डायरेक्ट हमको ए से बी पर पहुंचा दे बिना कहीं टर्निंग लिए, ठीक है, वो भी फिक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक ऐसा रास्ता है जो हमको डायरेक्ट ए से कहाँ पहुंचा रहा है, बी पर पहुंचा रहा है, ये वाला रास्ता, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फ्रॉम ए टू बी, ये कितना होगा, तो AO प्लस OB, AO प्लस OB दैट इज R प्लस R, 2R। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक का था, A से A तक का ही था। ठीक है, A डैश में सॉरी, A से A तक का। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 5 में। ये क्वाड्रेंट है, ए से पहुंचना है सी पर। ठीक है, ए से पहुंचना है सी पर। एक बंदा ऐसे जा रहा है, कितना डिस्टेंस वो चलेगा, एक बंदा ऐसे जा रहा है वो कितना डिस्टेंस चलेगा। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, यहां से यहां तक जाना है। ये तो सेमी सर्किल का भी आधा है, पूरा यहां से लेके यहां तक का दूरी होता है पाई आर, यहां से लेके यहां तक का दूरी हो जाएगा पाई आर बाय 2, पाई आर बाय। और टोटल डिस्टेंस का अगर बात करें तो एक और डिस्टेंस हमको मिलेगा यहाँ पे, फ्रॉम ए टू सी, वो मिलेगा AB प्लस BC, AB प्लस BC कितना हो जाएगा, R प्लस R दैट इज 2R। और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट का बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट का बात करें
तो एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जो हमको डायरेक्ट ए से कहाँ पहुँचाए, सी पर पहुँचाए। तो ये हमारा वो रास्ता है जो हमको डायरेक्ट ए से कहाँ पहुँचा रहा है, सी पर पहुँचा रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ए बी सी, जिसमें ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, तो ये हमारा हाइपोटेनस। और वो हाइपोटेनस कितना के इक्वल आएगा, तो वो आएगा √2r। ठीक है, कैसे कैसे निकाला हमने, तो देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। क्या यूज़ किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी कितना है, आर का स्क्वायर, बी सी कितना है, आर का स्क्वायर, और ए सी कितना है, ए सी एस आई, ए सी तो चाहिए हमको। तो ये हो गया 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर बोल सकते हैं। 2r स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो ए सी इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू √2r स्क्वायर। ए सी इज इक्वल्स टू √2r स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर को बुला सकता है 2 इंटू आर इंटू आर। ए सी इज इक्वल्स टू √2r। समझ में आया सभी बच्चों को। तो यही कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, रेस्ट एंड मोशन का, फिजिकल क्वांटिटी का, और स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी का। तो सबको समझ में आ गया। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी। समझ में आई बात, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इतनी बातें हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद।